तथा कथित आर्यन इन्वेशन थ्योरी के अनुसार आर्य लोग सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। इन आर्य लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमला किया और भारत के मूल निवासियों को हराकर उन्हें अपना गुलाम या दास बना लिया। यही गुलाम लोग बाद में चलकर शूद्र कहलाए। फिर धीरे धीरे बाहर से आए इन आर्य लोगों ने ही संस्कृत भाषा का आविष्कार किया और वेदों की रचना की। आर्यों के हमले से डरकर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मूल निवासी साउथ इंडिया की तरफ चले गए, जो द्राविडियन कहलाए। यह आर्यन इन्वेशन थ्योरी निकली थी तथा कथित आर्यन माइग्रेशन थ्योरी से। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी मैक्स मुलर ने प्रस्तावित की थी। मैक्स मुलर पेशे से फिलोलॉजिस्ट यानी भाषाविद थे और जर्मनी के थे, लेकिन 1855 में 32 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी। मैक्स मुलर से पहले 16वीं और 17वीं सदी में जब कई यूरोपियन पर्यटक भारत आए तो उन्हें भारतीय भाषाओं, मुख्यतया संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं जैसे पर्शियन या फारसी, ग्रीक और लैटिन में कुछ समानताएं दिखी। जैसे फारसी या ईरानी भाषा में 5 को पंज बोलते हैं और संस्कृत में पंचम कहते हैं। तब शब्द संस्कृत में भी है और फारसी में भी। संस्कृत और हिंदी शब्द कण को ग्रीक में कोनीस बोलते हैं। संस्कृत और हिंदी शब्द जन को ग्रीक भाषा में जीनोस कहते हैं। इन सभी भाषाओं के कई शब्दों में समानताएं हैं। इसलिए 16वीं और 17वीं सदी के भाषाविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संस्कृत, फारसी, ग्रीक और लैटिन भाषाओं की एंसेस्टर यानी मूल भाषा एक ही होनी चाहिए। सन 1786 में विलियम जोन्स, जो कि एक भाषाविद और तत्कालीन इंडियन ब्रिटिश सरकार में कलकत्ता के जज भी थे, ने ये कहा कि संस्कृत भाषा, चाहे उसकी प्राचीनता कुछ भी हो, अद्भुत संरचना वाली है। ग्रीक भाषा की तुलना में अधिक परिपूर्ण, लैटिन भाषा की तुलना में अधिक प्रचुर और दोनों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट रूप से परिष्कृत है। वर्ब्स यानी क्रियाओं और ग्रामर यानी व्याकरण के रूपों में एक मजबूत समानता है जो संभवतः संयोग से ही उत्पन्न हो सकती है। कोई भी भाषाशास्त्री यह आसानी से मान सकता है कि ये तीनों भाषाएं किसी एक ही सामान्य स्रोत से उत्पन्न हुई हैं, जो शायद अब अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद सन 1850 के दशक में मैक्स मुलर ने इंडो यूरोपियन भाषाओं में समानताएं दिखने के आधार पर यह धारणा प्रस्तुत की कि काकेशस की आर्य जाति ने यूरोप और भारत में माइग्रेशन किया। मैक्स मुलर ने अपने व्याख्यान साइंस ऑफ लैंग्वेज में कहा है, अर अथवा अरा प्राचीन शब्द हैं जिसका अर्थ जोती हुई भूमि है। ये शब्द संस्कृत भाषा से लुप्त हो गए हैं, किंतु ग्रीक भाषा में एरा के रूप में आज भी सुरक्षित हैं। अतः आर्य का वास्तविक अर्थ गृहस्थ कृषक हो सकता है। वैश्य शब्द की उत्पत्ति गृहस्थ के पर्याय विष से है। मनुपुत्री इडा का अर्थ भी जोती हुई या खोदी हुई भूमि है और संभवतः यह अरा का परिवर्तित स्वरूप ही है। फिर हर्बर्ट होप रिस्ली ने इंडो यूरोपियन क्षेत्रों के लोगों की शारीरिक बनावट और नस्ल में समानता होने का दावा किया और आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को आर्यन इन्वेशन थ्योरी में बदल दिया। हर्बर्ट होप रिस्ली ने ही सन 1901 में हुई जनगणना में हिंदुओं में जाति आधारित गणना लागू की थी। रिस्ली ने यह कहा कि इंडो आर्यन द्रविड़ों में ऊंची जाति और छोटी जाति वाली जाति व्यवस्था चरम सीमा पर थी। मैक्स मुलर इस प्रकार की नस्लभेदी थ्योरी से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी इंडो यूरोपियन भाषाओं में समानता के कारण दी गई थी, न कि किसी जाति या नस्ल भेद के कारण। मैक्स मुलर ने आगे फिर अपने सभी कामों में आर्यन शब्द का प्रयोग केवल भाषा के आधार पर ही किया। 20वीं सदी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्यन इन्वेशन थ्योरी को आगे ले जाते हुए कहा कि मोहनजोदड़ो में जो बिना दफन वाली कंकालें मिली हैं, वो आर्यों के आक्रमण के दौरान युद्ध में मारे गए लोगों की हो सकती हैं। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई के दौरान जो कंकाल मिले उनमें से अधिकतर उस समय प्रचलित क्रियाकर्म के अनुसार दफनाई हुई हैं। ये उन लोगों के कंकाल हैं जिनकी डेथ नेचुरल रूप से हुई थी। लेकिन खुदाई में कई ऐसे कंकाल भी मिले जिनमें कोई क्रियाकर्म नहीं किया गया था और ना ही उन्हें दफनाया गया था।
बल्कि उनके कंकाल ऐसे ही इधर उधर पड़े मिले हैं। इससे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर और अन्य ब्रिटिशर्स ने ये धारणा जताई कि इस प्रकार के कंकाल उन लोगों के होंगे जो आर्यन इन्वेशन के दौरान मारे गए हों। दोस्तों, तथाकथित आर्यन माइग्रेशन थ्योरी या आर्यन इन्वेशन थ्योरी के पीछे ब्रिटिशर्स मुख्यतः 3 कारण देते हैं। पहला कारण यह कि संस्कृत भाषा का फारसी, ग्रीक एवं लैटिन भाषाओं से कुछ समानता। दूसरा कारण इंडो यूरोपियन लोगों की बनावटों में कुछ समानता। और तीसरा कारण सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले कई ऐसे कंकाल जो दफनाए हुए नहीं थे और जिनकी डेथ नेचुरली नहीं हुई थी, बल्कि वे लोग किसी युद्ध में मारे गए थे। आइए इन तीनों कारणों या दावों के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया या काकेशिया से माइग्रेट होकर भारत आए, जिसके कारण ही संस्कृत भाषा की कुछ यूरोपियन भाषाओं जैसे फारसी, ग्रीक और लैटिन से समानता है। अंग्रेजों का ये मतलब है कि संस्कृत भाषा भारत देश की नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया या काकेशिया की भाषा है। अगर ये बात सच होती तो जो तथाकथित आर्य लोग सेंट्रल एशिया या काकेशिया से माइग्रेट हुए थे, उन्हें भारत आकर नई भाषा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अपनी ही भाषा का तलवार के बल पर प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? क्योंकि जो लोग अगर युद्ध करके भारत के मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना सकते थे, तो उन्हें गुलामों की भाषा को अपनी भाषा के साथ जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अंग्रेजों ने भारत पर 200-250 साल तक राज किया। उन्होंने तो कोई नई भाषा का आविष्कार नहीं किया। उनकी भाषा अंग्रेजी थी और हमारी हिंदी। उन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी को भारतीयों पर थोपा, जो आज तक आजादी के बाद भी थोपी जा रही है। हजारों वर्ष पहले के सेंट्रल एशिया के तथाकथित आर्य लोग इतने दयावान और भले कैसे निकले कि जिन्होंने गुलामों की भाषा को अपनी भाषा से मिलाकर नई भाषा बना दी। माइग्रेशन अगर वहां से यहां हो सकता है तो यहां से वहां भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राचीन समय में भारतीय लोग, जिनकी संस्कृति और सभ्यता उन्नत थी, सेंट्रल एशिया और यूरोप गए हों, जिसके कारण ही फारसी, ग्रीक और लैटिन भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव है। ऋग्वेद को विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है। यदि ऋग्वेद को बाहर से आए आर्यों ने लिखा है, तो ऋग्वेद में तो किसी भी सेंट्रल एशिया या काकेशिया देश या स्थान का जिक्र नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सेंट्रल एशिया या काकेशिया के माइग्रेटेड लोग अपने मूल देश को इतनी जल्दी भूल गए और अपने देश के बारे में लिखना ही भूल गए? कम से कम इस बात का जिक्र तो ऋग्वेद में मिलना ही चाहिए कि सेंट्रल एशिया या काकेशिया के महान लोगों ने ही भारत देश को संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ एक नई भाषा संस्कृत दी। दोस्तों, ऋग्वेद में सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती आदि नदियों के बारे में इस प्रकार लिखा है। इममे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्र स्तोम सक्ता परुष्ण्या असिक्न्या मरुवृधे वितस्तयार्जी किए श्रेणुह्या सुषोम्या। अर्थात हे गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, असिक्नी के साथ रहने वाली मरुद्वृधा, वितस्ता, सुषोमा और आर्जी किया नदियों, तुम मेरी स्तुति को सुनो और स्वीकार करो। त्रिष्टाया प्रथम यात्वे सजुह सुसर्त्वा रस्या श्वेत्यात्या त्व सिंधो कुभ्या गोमती क्रुमं महत्वा सर्थ याभिरिये से। अर्थात हे सिंधु, तुम तेज बहने वाली गोमती नदी के समीप जाने के लिए पहले तुष्टामा नदी से मिली, बाद में तुम सुसर्तु, रसा, श्वेती, क्रम, कुभा और मेहतनु से मिलकर आगे बढ़ी। तुम इन नदियों के साथ बहती हो। ऋग्वेद में सेंट्रल एशिया या काकेशिया की किसी नदी या स्थान का कोई जिक्र नहीं है। उन लोगों ने अपने तथाकथित महान देश की नदियों या किसी स्थान का जिक्र ऋग्वेद में क्यों नहीं किया? अभिजीत चावड़ा, जो कि हिस्टोरियन, फिजिसिस्ट, यूट्यूबर और पॉडकास्टर हैं, अपने एक लेख जो कि इंडिया फैक्ट्स वेबसाइट पर उपलब्ध है में कहते हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली जिनका वंश एक ही है, यानी जिनके पूर्वज एक ही हों, को हैप्लो ग्रुप कहा जाता है। हैप्लो ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, वाई क्रोमोसोम पितृवंशीय हैप्लो ग्रुप और mtDNA मातृवंशीय हैप्लो ग्रुप।
यानी पहला पिता के वंश वाला और दूसरा मदर के वंश वाला। वाई क्रोमोसोम पितृवंशीय हैप्लोग्रुप R1A1A, जिसे RM17 भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे सफल विस्तारित परिवार है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा इसी जेनेटिक्स या वंश के लोग हैं। इसके सदस्यों की संख्या लाखों में है और संभवतः 1 अरब से भी अधिक हो सकते हैं। यह हैप्लोग्रुप या यह वंश रूस, पोलैंड और यूक्रेन के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप और एशियाई रूस के तुवा क्षेत्र में और पूरे यूरेशिया में फैला हुआ है। भारत के अधिकांश लोग इसी जेनेटिक्स से बिलोंग करते हैं, यानी R1A1A जेनेटिक्स अधिकांश भारतीयों का है। अभिजीत चावड़ा इंटरनेशनल पत्रिका जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में छपे एक रिसर्च पेपर का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि इस रिसर्च पेपर में यह साबित किया गया है कि R1A1 हैप्लोग्रुप, जो कि पूरे यूरेशिया में फैली है, की उत्पत्ति इंडिया यानी भारत में लगभग 18,000 वर्ष पहले हुई है। 18 मई 2022 के इंडियन एक्सप्रेस एडिशन में सिंधु घाटी सभ्यता की आर्कियोलॉजिकल साइट राखी गढ़ी में ASI द्वारा हुए नवीनतम खुदाई के बारे में एक आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल की 2 बातें मुख्य हैं। पहली बात तो यह कि पहले मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में है, को सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता था, लेकिन राखी गढ़ी में खुदाई करने के बाद मिली फाइंडिंग्स से यह कंफर्म हो जाता है कि अब सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। दूसरी मुख्य बात यह है कि राखी गढ़ी के कब्रिस्तान से मिले कंकाल के अवशेषों के DNA अध्ययन से पता चला कि हड़प्पा के लोगों की एक स्वतंत्र उत्पत्ति थी, अर्थात हड़प्पा वासियों का किसी बाहरी नस्ल के साथ कोई पैतृक संबंध नहीं था। डॉक्टर नीरज राय, जो कि दुनिया के अग्रणी पुरातत्वविदों और आणविक जीव विज्ञानियों में से एक हैं, कहते हैं कि इंडियन जेनेटिक्स में मिक्सिंग लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व से देखने को मिलता है, जब बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ और साथ ही पूरे विश्व भर में लोगों ने व्यापार करने के लिए एक से दूसरे देशों में आना जाना शुरू किया। दोस्तों, इन अध्ययनों से यह दावा बिल्कुल भ्रामक और गलत साबित हो जाता है कि तथाकथित बाहरी आर्य लोगों का भारत में वैदिक सभ्यता से पहले माइग्रेशन हुआ। अब बात करते हैं कि क्या तथाकथित बाहरी आर्य लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। जब सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल स्थानों की और भी अधिक खुदाई एवं अन्वेषण हुए तो इन स्थानों पर किसी भी प्रकार के प्राचीन युद्ध के एविडेंस नहीं मिले। जो कंकाल बिना दफनाए मिले थे, उन लोगों की मृत्यु किसी प्राकृतिक आपदा से हुई थी, न कि किसी युद्ध में। इस प्राकृतिक आपदा के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता जैसी एडवांस सिविलाइजेशन के लोग गायब से हो गए और इतने उन्नत नगर मिट्टी के अंदर दफन हो गए। खुद मॉर्टिमर व्हीलर ने बाद में यह कहा कि प्राचीन समय में भारत पर आर्यों का आक्रमण होने की केवल संभावनाएं हैं, जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता है, और युद्ध की यह थ्योरी गलत भी हो सकती है। दोस्तों, आर्यों के आक्रमण की झूठी कहानी अंग्रेजों के भारत में आने के बाद अंग्रेजों ने ही शुरू की। अन्यथा भारत देश के किसी भी ग्रंथ शास्त्र या पुस्तक में किसी भी तरह के बाहरी देश के आर्यों के आक्रमण का जिक्र क्यों नहीं है। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन धर्म की पुस्तकों में भी ऐसा जिक्र नहीं है, क्योंकि बौद्धों का तो ब्राह्मणवाद से बहुत मतभेद रहा है, लेकिन उन्होंने किसी भी जगह इस प्रकार के युद्ध के बारे में नहीं लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी किताब शूद्र कौन थे में लिखते हैं कि ऋग्वेद में अर्य और आर्य दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। अर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 4 भिन्न अर्थों में 88 बार हुआ है। ऋग्वेद में अर्य शब्द का अर्थ शत्रु, संभ्रांत नागरिक, भारत देश का नाम और स्वामी या वैश्य के रूप में हुआ है। आर्य शब्द ऋग्वेद में 31 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन कहीं भी इसका अर्थ आर्य जाति के रूप में नहीं हुआ है। मूर्धा दिवो नाभिरग्नियः पृथिव्या अथा भवदर्ति रोदस्योः तन्त्वा देवासो जनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय। अर्थात यह अग्नि आकाश का मस्तक, धरती की नाभि एवं धरती व आकाश के मध्यवर्ती प्रदेश के स्वामी थे। हे वैश्वानर, सभी देवों ने श्रेष्ठ मानवों के कल्याण के लिए तुम्हें ज्योतिरूप एवं दानादिगुण संपन्न उत्पन्न किया था।
दोस्तों, यह ऋग्वेद का 10वें मंडल का 59वें ऋचा का दूसरा मंत्र है। इस मंत्र में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ मनुष्य से है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का अर्थ अधिकतर श्रेष्ठ गुण अथवा सदाचार संपन्न एवं उन्नत गुणों से युक्त लोगों से है, जो यज्ञ आदि वैदिक रीति रिवाजों और संस्कारों का पालन करते थे। वैदिक संस्कृति को मानने और अपनाने वाले लोगों के लिए भी आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जहां तक वैदिक काल में किसी युद्ध के होने की बात है, तो ऋग्वेद में इंद्र, असुरों, राक्षसों, राजाओं, शत्रुओं, ऋषियों, कबीलों, श्रेष्ठ मनुष्यों, दस्युओं, दासों और यजमानों आदि के बीच हुए कुछ युद्ध और छोटी छोटी झड़पों का संक्षिप्त उद्धरण मिलता है। जैसे अंतर्यक्ष जिघांस्तो वज्रमिंद्राभिदासतः दासस्य वा मघवन्नार्यस्य वा सनुतर्यव्या वधम। अर्थात, हे इंद्र, हमें मारने के इच्छुक शत्रुओं पर वज्र चला। हे धनस्वामी, हमारा शत्रु दास हो या आर्य, तुम गुप्त रूप से उसे मारो। योनो दास आर्यो वा पुरुषतुतादेव इंद्र युद्धे चिकेत्ति अस्माभिष्टे सुशाह संतु शत्रवस्त्वया वयं तान्वनुयाम संगमे। अर्थात, हे बहुतों द्वारा प्रशंसित इंद्र, जो दास आर्य यानी सदाचरण संपन्न तो हैं, लेकिन यज्ञादि कर्म नहीं करते हैं, अथवा राक्षस हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं, वे सब शत्रु तुम्हारी कृपा से हमारे द्वारा सरलता से हार जावें। हम तुम्हारी कृपा से उन्हें युद्ध में मार डालें। दश राजानः समिता अयजवः सुदास्मिन्द्रावरुणा न युयुधुः सत्या नरिणा मदमस्दामुपस्तुतिर्देवा एषां भवन देवहूतिषु। अर्थात, हे इंद्र एवं वरुण, यज्ञ न करने वाले 10 राजा मिलकर भी अकेले सुदास से युद्ध नहीं कर सके। हव्य धारण करने वाले नेतारूप ऋत्विजों की स्तुतियां भी सफल हुईं एवं उनके यज्ञों में सब देव उपस्थित हुए। दोस्तों, आर्यन थ्योरी पर अब कुछ स्कॉलर्स, इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट, मोलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आदि के विचारों को सुनते हैं। दिशा में आ गए। ये 12,000 BC की बात, 12,000 10,000 BC के आसपास, 12,000 साल पहले की बात है ये। तो जब जो साउथ एशिया में आ गई, वो अपनी खुद की एंसेस्ट्री यहाँ डेवलप करते गए। उसमें ईरानियन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, ना सेंट्रल एशियन लोगों का कंट्रीब्यूशन मिलता है। जो हम मानते हैं कि ये इन लोगों ने शायद उनके वजह से हमारी एंसेस्ट्री बन गई, ऐसा नहीं है। तो ये प्योर साउथ एशियन एंसेस्ट्री बन रही थी यहाँ, और वही एंसेस्ट्री फिर हड़प्पन लोगों में आ गए, और हड़प्पन लोगों से वो कंटिन्यू होते अभी हमारे सब में वो आ गए हैं। 500 BC के आप पहले जाएंगे तो कुछ पॉपुलेशन में डेफिनेटली आपको मिलेगा एंसेस्ट्री, बट वो एंसेस्ट्री जो है बहुत सडन नहीं है, बहुत ग्रेजुअल है। और ऐसा नहीं होता है कि एक वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ और वो पूरा मिक्स हो गया, और उसकी एंसेस्ट्री अगर हम देखेंगे मॉडर्न डे में तो वो साफ दिखेगी हमें जेनेटिकली कि हाँ, इस टाइम पीरियड पे ये मेजर जो है चेंजेस हमें दिखना शुरू हुआ। बट ऐसे कोई भी पॉपुलेशन नहीं इंडिया में कि आपको मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस या मेजर जेनेटिक चेंजेस आपको दिख रहा हो। So this indicates out of India migration to some extent at least, right? Yes. क्यों नहीं? जब हमें 5% स्टेप एंसेस्ट्री किसी पॉपुलेशन में मिलती है, उसको आर्यन इन्वेजन बोल लेते हैं। तो यहाँ तो 15 सैंपल से मिल रही है हड़प्पन एंसेस्ट्री, तो हम क्यों बोल सकते हैं? डेफिनेटली बोल सकते हैं, बोलना चाहिए इनफैक्ट। और इसको तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं और वर्ल्ड रिनाउंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट इसको तो मान लिए हैं। Background in ancient India through Indus, Saraswati, Kurukshetra, all these places, just equate them. They come from the same place, they have the same tradition, they have the same continuity. You solve the mystery of a history of a civilization without a literature, and a literature that's very sophisticated without a civilization. And the continuity is continued. But at the same time, any Aryan invasion theory gets destroyed. In any case, in the Vedic literature, there's no mention of an outside homeland. Homeland is Saraswati down to the ocean. There's no mention of Aryans as a race. Arya is a term meaning nobility. Buddha called his religion Arya Dharma also. So there is no history of these ideas of the Western Aryan invasion in the literature. And the literature itself stands as a proof of the antiquity and sophistication of the Vedic culture. And I would also say, दोस्तों, अंग्रेजों ने पहले आर्यन इन्वेशन थ्योरी को प्रोपेगेट किया।
लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के एक्सकवेशंस में युद्ध के कोई एविडेंस नहीं मिले तो फिर अंग्रेजों ने आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को आगे किया। उनकी परिकल्पना अब यह है कि भले ही बाहरी आर्यों ने आक्रमण न किया हो, लेकिन बाहरी आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता से पहले भारत में माइग्रेट जरूर किया है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि चाहे ऋग्वेद हो या हिंदू धर्म की कोई अन्य पुस्तक, आर्य शब्द का प्रयोग कभी भी और कहीं भी जाति के रूप में नहीं हुआ है, क्योंकि प्राचीन समय में भारत में आर्य नाम की कोई जाति थी ही नहीं। वैदिक संस्कृति का अनुसरण करने वालों को अथवा उत्तम गुणों वाले श्रेष्ठ लोगों को आर्य कहा गया है। आर्य शब्द का किसी भी जाति या नस्ल से कोई संबंध है ही नहीं। इसीलिए भारतीय स्कॉलर्स, इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने अंग्रेजों की इस भ्रामक और जबरदस्ती की थ्योरी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को भी एविडेंसेस के साथ नकार दिया। अब यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्यों अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत से लोग आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पर टिके हुए हैं। वे लोग अब भले ही आर्यन इन्वेशन थ्योरी की बात नहीं करते हैं, लेकिन आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पर अब भी दावा ठोकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्राचीन समय में भारत देश के लोगों ने कभी भी अपने इतिहास को लिपिबद्ध नहीं किया। उन लोगों ने मनुष्य जीवन को सही और शानदार तरीके से जीने पर ध्यान केंद्रित किया, न कि अपनी सभ्यता, खोजों और उपलब्धियों को प्राचीन और महान साबित करने का काम किया। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश के लोगों ने अपना सही इतिहास जानने का प्रयास नहीं किया। अंग्रेजों और हिंदुस्तानी अंग्रेजों ने जो भी इतिहास पढ़ाया उसे हमने चुपचाप स्वीकार कर रट लिया। 11वीं-12वीं सदी से लेकर 1947 तक लगभग 800 सालों तक भारत देश विदेशियों का गुलाम रहा। उन 801,000 वर्षों में हमारे देश का बहुत सा इतिहास मिटा भी दिया गया। पता नहीं कितने स्थल, ग्रंथ, पांडुलिपियां आदि नष्ट कर दी गई। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक डिसिफर नहीं हो सकी। सिंधु घाटी सभ्यता को पहले लगभग 3,500 वर्ष ईसा पूर्व का बताया जाता था, लेकिन अब पिछले एक दशक में हुई खुदाई एवं अन्वेषणों से पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 8,000 वर्ष पहले की है। इसके बाद सीधे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो 1,500 वर्ष ईसा पूर्व की बताई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में बहुत बड़ा समय अंतराल तो है ही, साथ ही साथ दोनों संस्कृतियों में बहुत अंतर भी देखने को मिलता है। और जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है वह यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विकसित और उन्नत सभ्यता थी, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ नगर बसाए गए थे। वे लोग व्यापार और व्यवसाय करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में ऐसे उन्नत नगरों के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है, बल्कि वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में पढ़ने को ये मिलता है कि वे तो गांव में रहते थे और पशुपालन तथा खेती करते थे। पशुपालन और खेती का जिक्र तो ऋग्वेद के कई मंत्रों में पढ़ने को मिलता है। एक फुली डेवलप्ड सभ्यता के बाद एक प्रिमिटिव सभ्यता का आना आश्चर्य ही है। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। पहली यह कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई और मिट्टी के अंदर दफन हो गई, इसलिए वैदिक सभ्यता में सभी चीजें फिर से जीरो से शुरू हुई। दूसरी बात यह कि वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता है, ना कि बाद की। दोस्तों, क्योंकि हमारे देश का प्राचीन इतिहास ना तो पूर्ण रूप से उपलब्ध है, ना ही उसमें एक कंटिन्यूटी है और ना ही लिपिबद्ध है, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सेंट्रल एशिया या काकेशिया से आर्य नस्ल के लोगों ने भारत में माइग्रेट किया। हालांकि भारतीय स्कॉलर्स, इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने काफी हद तक आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को एविडेंसेस के साथ डिस्प्रूव कर दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हमारे देश में आर्कियोलॉजी और जेनेटिक्स स्टडी के क्षेत्र में बहुत ही कम काम हुआ है और बहुत सा काम होना अभी बाकी है।